कि भाई पैसा मुझे मिले, तो टीओ कौन जाएगा, उस विभाग का जो शाखा देखता है वो कराएगा। बहुत सारे कर्मचारियों को यही पता नहीं है, सेवा में आने के बाद में आपको शैक्षणिक योग्यता यदि किसी भी स्तर पर बढ़ानी है तो आपको विभागीय अनुमति की जरूरत है। इसको कैसे लेना है, क्या लेना है, आपको मिला यदि तभी जुड़े। हाँ परिवार सूची बन जाएगी, नॉमिनेशन हो जाएगा। और सर एक अगला सवाल मेरा ये है कि सारी चीजें प्रक्रियाएं जब होंगी तो सर्विस बुक का जो एक बात आता है हमारा, हम नई पीढ़ी वाले लोग और आगे आने वाले जो नए भावी शिक्षक होंगे, सर्विस बुक के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं रहता, क्या है, कहाँ है, क्या लिखना है और क्या चीजें काबिंदराज करनी चाहिए और हमको क्या क्या चीजें उसमें देखनी चाहिए बीच बीच में जाकर। तो सर्विस बुक के बारे में हमको थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिए। सर्विस बुक के बारे में जैसे पहले पन्ने में जैसे आप लोग की नियुक्ति हुई 19 में या 20 में 22 में जो भी है, तुरंत उसको लिखा जाता है जितने आपने डिग्री डिक्लेयर किया हुआ है नौकरी में आने के पहले, या उसका पूरा वहाँ पे उल्लेख हो जाएगा, आपकी परिवार सूची बन जाएगी, नॉमिनेशन हो जाएगा। पहले पन्ने को कायदे के अनुसार जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होता है उसको सेलो टेप से चिपकाना ना भी अनिवार्य, लोग काट छाट करते हैं, और वहाँ पे जो ड्यूटी रहेगा उसका साइन भी रहेगा। नॉमिनेशन को ध्यान दीजिए, परिवार सूची को ध्यान दीजिए। उसके बाद विभाग का काम है, आपकी अपॉइंटमेंट जो हुआ वो लाल पेन से लिखने के लिए आदेश होता है पहला। पंकज भाई जान रहे हैं करीबी से, शिव भाई भी अनुभव इनको ज़्यादा है इसका। और उसके बाद जैसी 2 वर्ष बीच में इनका 3 वर्ष परीक्षा अवधि कर दिए थे, तो उसको बाद में 2 वर्ष कर दिया गया मेरे ख्याल से, बीच में अभी नहीं आया, 3 ही चल रहा है। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो बकायदा पूरा एरियस देने का भी है, परंतु कोरोना काल होने के कारण अभी मैं उसमें अवगत नहीं हूँ अभी क्या हुआ। जैसे हम लोग थे 2 वर्ष हमारा परीक्षा अवधि, हमारा भी 3 वर्ष था, बाद में हमको इंक्रीमेंट नहीं जोड़ते थे, हम लोग नियम पढ़ा कि लगाया लेटर, हमको बाद में उसका बेनिफिट मिला, तो वो आपको मिलेगा। और आपका भी वहाँ से निरंतर आपका फिक्सेशन सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप वेलबी संवर्ग से सिविलियन में गए हैं, पुरानी सेवा अवधि का सत्यापन संपरीक्षक कार्यालय जगदलपुर अगर के कर्मचारी हैं तो यहाँ लालबाग में हो रहा है। उसके बाद उसी फिक्सेशन को देखकर कोष लेखा वाले करते हैं। और अभी बहुत अच्छा बीच में हम लोग ने माहौल बनाया, हर जगह आया। अभी जगदलपुर विकास खंड की बस्तर विकास का जिला दिया है, और किसी एक जिले के लिए 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में किसी अधिकारी को नियुक्त रायपुर से किया गया है। सर्विस बुक का सत्यापन कोष लेखा में होगा, तो आप अपने कर्मचारियों को सबको बताइए। और मेरे ये अनुरोध है आप लोगों से कि कोई भी कर्मचारी अपना सर्विस बुक लेकर संपरीक्षक कार्यालय हो चाहे कोष लेखा हो, कोई ना जाए। विभागीय आदमी लेटर लेके जाएगा, बकायदा आएगा, जो आपत्ति है विभाग वाले निपटाएगा। यहाँ मैं देख रहा हूँ सबको टीचर को परेशान करते हैं। मेरे संभाग से कम 15-16 हजार लोग टीचर हैं, हर 2 दिन के आड़ में फोन आता है, भैया देख लो कर लो। तो आप विभागीय चीज है तो विभाग से करवाइए। अच्छा, मतलब सर्विस बुक एक बार जो हम जमा किए हैं ओरिजिनल कॉपी विभाग में, हाँ, कायदे से वो हमको नहीं मिलना चाहिए, मतलब हम उसको सिर्फ आप उसका देख के द्वितीय प्रति बना लीजिए। हाँ। वो वहाँ की जो कॉपी सत्यापन के लिए जो बोली जा रही है वो हमको नहीं ले जाता है, नहीं, वो सब विभाग का ही कर्मचारी करेगा। इसीलिए तो भाभी की नियुक्ति दी गई आपका है। डीडीओ जो होगा, हाँ, आहरण संवितरण अधिकारी, उनके पास में आपकी सेवा पुस्तिका होती है, और सेवा पुस्तिका मतलब एक गोपनीय दस्तावेज है जो किसी भी स्थिति में कर्मचारी के हाथ में तो नहीं दिया जाता। जैसे मेरी सेवा पुस्तिका है, मेरे हाथ में कभी नहीं आएगी, आपके पास हाँ, रहेगी। उसका अवलोकन मैं कर सकता हूँ संबंधित कार्यालय में जाके, संबंधित डीडीओ जो होंगे उनके कार्यालय में जाके, उनकी अनुमति से। अब इसमें एक चीज है कि जितने नए साथी हैं उनका सेवा पुस्तिका तो मेंटेन कर ही लिया जाता है, और ई कोर्स में उनका एम्प्लॉयज कॉर्नर में जाके एंट्री भी हो जाता है। तो ये सारी फॉर्मेलिटी तो कंप्लीट करनी ही होती है। बस आपको सोच समझ के वहां पर अपने परिवार की सूची का नाम देना चाहिए, और जिनका जो प्रपोजल आप दे रहे हैं कि
मेरे न रहने की स्थिति में इनके नाम पे सारा जो चीज है कुल कुल मिला के नॉमिनेशन, हाँ ये सोच समझ के आपको उस समय कर लेना चाहिए। इसके बाद में आपकी ड्यूटी बस यही हो जाती है कि आपके संबंध में जो भी आदेश और निर्देश जारी हुए हैं क्या उनका विधिवत आपकी सेवा पुस्तिका में इंदराज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। आपको वार्षिक रूप से जो अर्जित अवकाश अर्जित करते हैं आप, क्या वो मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। यदि आप ट्रैवल क्षेत्र में हैं तो आपको जो 10 और अतिरिक्त विशेष अर्जित अवकाश की पात्रता है, हाँ ये बात अलग है कि वो जो है 1 वर्ष में लैप्स हो जाता है। नहीं आपको लेना ही है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे 20-10 तो मिलता ही है, हाँ, 10 और मिलेगा, 10 मिलता है, समान ही है, वो भी समान है। 20 के बीच अर्जित होते हैं हमारे, हाँ। मतलब वो हर साल वो नहीं जमा इसमें होता है। नहीं इसमें पुराने कर्मचारी ने नियम को पढ़ा नहीं, बीच में एक आदेश आया अनुसूचित क्षेत्र में कार्य करने के लिए क्या क्या संशोधन किए गए, उसमें एलटीसी 20 किलोमीटर से ऊपर जिसका ट्रांसफर होता है उसको देने का, तो 20 किलोमीटर की सीमा को समाप्त कर दिया गया। अच्छा, वो सबको मिला। हाँ, अब सबको, जैसे मैं यहाँ जगदलपुर का रहने वाला हूँ तो मेरे को 13 CL मिल रहा था, 20 किलोमीटर दूरी को खत्म कर दिए तो मेरे को 20 की औसत मिल गया। उसी प्रकार ट्राइबल क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, खाली शिक्षा विभाग में 10 हम लोग गर्मी छुट्टी का उपभोग कर रहे हैं, हमको 10 EL की पात्रता है। ट्राइबल क्षेत्र का 10 अन्य विभाग ले रहे हैं, कोष लेखा ले रहा है जो ऑडिट कर रहा है, संपरीक्षक ले रहा है, अन्य विभाग ले रहा है। मेरे विभाग में बोलने से बोलते हैं ट्राइबल विभाग का आदेश हमारे पास नहीं है, शिक्षा विभाग हम लोग नहीं जानते, नहीं कर रहे हैं। तो मैंने अभी गजट दिया है जो 2008 में प्रकाशित ट्राइबल विभाग जो निकालता है उसमें स्पेशल लिखा हुआ है कि ट्राइबल क्षेत्र में जितने कर्मचारी कर रहे हैं उनको 10 अर्जित अवकाश मिलेगा। तो 2018 से मैं आया हूँ इस विभाग में, आज मेरा 26 हो रहा है, तो मेरा 100 दिन का अर्जित अवकाश और जोड़ना चाहिए। तो जोड़ने के लिए मार्गदर्शन मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जितने भी जनगणना कांड में प्रगणक लगे हुए हैं, उन्होंने पूरा 32-33 दिन जो है मुख्यालय ना छोड़ने का और अवकाश के दौरान, ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान उन्होंने प्रगणक का कार्य किया हुआ है। तो ऐसे सारे कर्मचारी जो अवकाश के दौरान यदि किसी राष्ट्रीय कार्य में या किसी ड्यूटी में संलग्न या एंगेज किए जाते हैं तो डेफिनेटली जो एंगेज करता है, जिन्होंने उनको वहां पर संलग्न किया है कार्य से, उनके लिए वो फिर अर्जित अवकाश स्वीकृति के लिए लिखता है, उनको स्पेशल मिलता है। तो मेरे ख्याल से इनका भी प्रगणकों का जो है वो 30 से 32 दिन करीब आ रहा है, जितने दिन एंगेज किए हैं 35 दिन करीब आ रहा है। मैंने देखा था कांकेर का आया है, तो 35 दिन उनका अर्जित अवकाश। अब ये अर्जित अवकाश क्यों महत्वपूर्ण है ये भी मैं बता देता हूँ कि वर्ष में आपको 13 दिन का आप अर्जित अवकाश लेते हैं, 1 साल 10 का है, 1 साल में आपको 10 मिलता है। ये आपके खाते में जो है वो जुड़ता चला जाता है। मान लेते हैं कि आपने 20 साल सेवा पूरी कर ली है, तो डेफिनेटली हर साल 10 साल जो अर्जित करते हैं उस हिसाब से आपके पास में 200 दिन आ गए, ठीक है। तो ये अर्जित अवकाश इसलिए महत्वपूर्ण है कि सेवा जब आप रिटायर होते हैं तो ये अर्न लीव जो आपके बैलेंस अकाउंट में है उसका इनकैशमेंट होता है, एक मुफ्त राशि आपको दिया जाता है, और 230 दिन मेरे ख्याल से इसका ऊपर होने से एंट्री नहीं होता है, मतलब मैक्सिमम 230 दिन। हाँ 230 दिन का मतलब आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपके खाते में 230 दिन का अवकाश सेवानिवृत्ति के दौरान तो कम से कम रहे। तो आपको जो इनकैशमेंट होगा, लीव इनकैशमेंट जो होता है अर्न लीव का, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और ये अमाउंट आपको मैं बता दूं 10 लाख तक 10 लाख जाता है। हाँ, तो छोटी जानकारियां हैं। हमको ये सेवा पुस्तिका का अवलोकन यदि हम करते रहेंगे तो हमको ये पता रहेगा। हाँ। और लैप्स होने वाली जहां तक बात है तो आप उतना EL यूज कर लीजिए, इसलिए आपने एक द्वितीय प्रति बनाइए, गर्मी छुट्टी होता है जाके अपना खुद नोट करके अनुमति से आप द्वितीय प्रति बनाइए और DDO की अनुमति से जाके उसकी डुप्लीकेटिंग कर लीजिए, ठीक है। सिग्नेचर उसमें DDO करेगा नहीं क्योंकि डुप्लीकेट पे साइन नहीं करते। हाँ, ये लगा के सील लगा देते हैं, सही लिख देते हैं, वो बाबू कर लेते हैं, ट्रांसफर होता है तो लास्ट में उसको सत्यापन कर देते हैं दूसरी जगह। और एक और महत्वपूर्ण चीज था जो नए लोगों हैं उनके मैं बताना चाहता हूँ। अभी ये मामला आया हुआ था जब सारे संभाग से UDT को UDHM बनाया जा रहा था, मिडिल HM में, तो उनके सारे लोगों की सेवा पुस्तिका वेरिफिकेशन
हमारी ड्यूटी लगी हुई थी और सारे संभाग से जितने ऐसे पात्र घोषित किए गए थे पदोन्नति के लिए यूडीएचएम के पद पर, उनकी सेवा पुस्तिका देखने के लिए हम वेरिफिकेशन के लिए बैठे थे जेडी ऑफिस की ओर से। तो मैंने ये पाया कि बहुत सारे कर्मचारियों को यही पता नहीं है, सेवा में आने के बाद में आपको शैक्षणिक योग्यता यदि किसी भी स्तर पर बढ़ानी है तो आपको विभागीय अनुमति की जरूरत है। इसको कैसे लेना है, क्या लेना है? आपको मिला यदि है तभी जुड़े। हाँ, विभागीय अनुमति आपने नहीं लिया है तो डेफिनेटली आपके ऊपर में नियोक्ता कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि नियोक्ता उस समय अपने कलम को रोक लेता है, नहीं तो उसके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। आपको वो बर्खास्त भी कर सकता है, वो आपको निलंबित भी कर सकता है, या आपके पदोन्नति को वो 2 से 3 साल तक पीछे धकेल सकता है उसके पास में अधिकार। और हमारे कर्मचारी जो हैं वो गलतियां ये करते हैं कि बिना विभागीय अनुमति के परीक्षाओं में सम्मिलित हो जाते हैं और उसके बाद में वो जब मार्कशीट उनकी आ जाती है तो वो डालते हैं कि इनके पास में नियोक्ता के पास में कि मेरा सेवा पुस्तिका में इसकी एंट्री की जाए, और फिर उसके बाद में नियोक्ता देखता है कि विभागीय अनुमति नहीं है तो वो पहले केस में पहली गलती को क्षमा करते हुए कार्योत्तर अनुमति दे देता है। कार्योत्तर अनुमति जो है वर्तमान में तो मैं देखता हूँ शिक्षक को एक अवसर जो है दिया जाता है, पहली गलती के लिए दिया जाता है। अभी इसके लिए स्पष्टीकरण भी जारी नहीं होते। नियम तो यह कहता है कि कर्मचारी, ऐसे सारे कर्मचारी जो विभागीय अनुमति लेके नहीं बैठे हैं उनको स्पष्टीकरण जारी होना चाहिए, और स्पष्टीकरण का जवाब यदि संतोषजनक है तो ये प्रथम चेतावनी देते हुए उनको पहली कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है स्पष्टीकरण बेस पे, और सही अंतिम चेतावनी है। और सही नहीं रहेगा तो इंक्रीमेंट रोकने का भी प्रावधान अब है। हमारे कर्मचारियों का मैं सेवा पुस्तिका देखा था, उनको 3-3 कार्योत्तर अनुमति ले लिए। अरे बाप रे। ठीक है, जबकि ये कर्मचारी को पूरी सेवा काल में केवल एक बार मिलना है। तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखिए कि यदि आपने विभागीय अनुमति नहीं लिया है और अपनी शैक्षणिक योग्यता वृद्धि की है तो केवल एक शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको एक कार्योत्तर अनुमति, वो भी नियोक्ता आपके बारे में जो है अच्छा सोचता है, आपके द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किया गया है उससे वो सेटिस्फाइड है तो दे सकता है। ये एकदम नया था सर। ये एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप नए हैं, आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, टीचर भी हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने का समय है और वो भी है, साथ में कोर्स तो कर ही रहे हैं, जनरल नॉलेज बढ़ा ली, आपने सोचा कि मैं पीएससी देना चाहता हूँ या उच्च पद में जाना चाहता हूँ या मैं व्याख्याता बनना चाहता हूँ, वैकेंसी आएगा व्यापार में जो, उसके लिए भी आपको अनुमति लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपका अनुमति नहीं लिए आप व्याख्याता बन गए या कुछ प्रशासनिक पद में चले गए तो आप इधर से भी हाथ धोएंगे, उधर से भी हाथ धोएंगे अगर कोई कंप्लेंट कर देगा। मैं ये 11th पढ़ते समय सुकमा में था तो मैं एक एडीओ पद होता था और वो भैया का नाम भूल गया हूं, उस समय उनका पीएससी सिलेक्शन हुआ था, वो फंस गए थे। मतलब वो निकाल लिए, हाँ, बिना अनुमति का। हाँ, तो ज्वाइन कर पाए, नहीं कर पाए? नहीं, बाद में वो कर लिए, कुछ लगाए हुए प्रशासनिक पद में गए तो ये आप लोग ये रहे कि मैं दूसरी सेवा में जा रहा हूँ तो मैं अनुमति लूं। जैसे हमारे विभाग में निम्न से उच्च वाला हुआ, अनुमति लिए कि नहीं लिए इसकी जांच सही नहीं हुआ। कायदे के अनुसार आप अनुमति लिए हो आप उस उच्च पद में जा सकते हो, बिना अनुमति का कैसे जाओगे भाई? वो तो विभाग के प्रमुख के ऊपर है ना भाई। पढ़ाई तो प्रभावित हो रहा है मेरे बच्चों का, मैंने कैसे ले लिया, कब पढ़ाई किया, ये पूछते हैं। अगर मैं अभी मान लो बीएड नहीं हूँ और मैं बीएड करना चाहता हूँ तो मैं पत्राचार ही कर पाऊंगा ना, नियमित वाले में नहीं कर सकता। आप एक ही जगह उपस्थित हो, हाँ, 2 जगह नहीं तो कर सकते ना, यही तो होता है। शैक्षणिक योग्यता वृद्धि के लिए यदि आप किसी प्रकार का कोई आवेदन नियोक्ता के सामने प्रस्तुत करते हैं तो इतने मात्र से आपको अधिकार नहीं मिल जाता कि आप अपनी शैक्षणिक योग्यता की वृद्धि कर रहे हैं। ये नियोक्ता के ऊपर में डिपेंड करता है कि उसके अधीनस्थ जितने शालाएं संचालित हैं कितने % देगा अनुमति, वहां पर उसका क्षेत्र में पढ़ाई प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए वो एक निश्चित मात्रा में, मेरे ख्याल से वर्तमान में 5 या 10% है कुल कर्मचारियों का। यदि एक ब्लॉक में जितने कर्मचारी हैं उसका 5 या 10% कर्मचारियों को ही आवेदन प्रस्तुत करने के प्रोटोकॉल के आधार पे उनको अनुमति देगा।
वैसे ही जो सबसे पहले प्रस्तुत किया हुआ है प्रोटोकॉल में उसको सबसे पहले अनुमति दी जाएगी। और मान लेते हैं 20 की संख्या में उस समय ये कोटा निकलता है, 20 लोगों को ही अनुमति देना है, तो डेफिनेटली पहले 20 जो आवेदन आए हैं उनको मिलेगा, 21वें से बंद हो जाएगा। तो यहाँ कर्मचारी को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैंने आवेदन प्रस्तुत किया तो मेरा अधिकार हो गया और मैं उस परीक्षा में। तो विभागीय अनुमति का ये महत्व है। और जब अनुमति मिल जाएगी तो डेफिनेटली उस अनुमति के आधार पे आपने जो योग्यता की वृद्धि की है उसका इंद्राज सर्विस करने के लिए फिर आप आवेदन प्रस्तुत देंगे। करेंगे नियोक्ता के सामने में कि मैं आपके द्वारा इस परीक्षा के लिए इस आदेश क्रमांक के तहत मुझे अनुमति दी गई थी, मैंने वो योग्यता अर्जित कर ली है, अंग सूची में संलग्न कर रहा हूँ, कृपया उक्त योग्यता को मेरी सेवा पुस्तिका में इंद्राज करवाने का कष्ट करेंगे। और पहले पैनल तब में सेवा भी एंट्री पुस्तिका में होगा और इंद्राज अंदर में करने भी के एंट्री होगा। सेवा पुस्तिका हाँ। एंट्री करने के लिए जो नियोक्ता है वो अनुमति देता है और वो सेवा पुस्तिका के पन्ने में भी एंट्री होता है आदेश के कोड के साथ, और आमुख पृष्ठ में जो बढ़ाई गई योग्यता है वो भी एंट्री होती है। यहाँ पर गलतियां ये होती हैं कि अंग सूची बकायदा उसके नस्ती में लग जाता है। हाँ। सारी चीजें सिस्टमेटिक होती हैं। तो आप ये देखिए अपनी सेवा पुस्तिका में कि इस तरीके का संधारण आपके ब्लॉक में हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके क्षेत्र में हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज, आपका जो नियुक्ति का सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्रमाण पत्र आपने नियुक्ति के दौरान प्रस्तुत किए हैं, जितने आदेश थे आपके लगाए हुए हैं और सेवा रहने के दौरान आपके संबंध में जितने आदेश जारी हुए हैं, वो सारे के सारे आपके अभिलेख जो सेवा पुस्तिका उसके साथ में नस्ती फाइल होना होना जरूरी चाहिए, है। नस्ती फाइल होना जरूरी है। तो यहाँ पर सेवा पुस्तिका 1 और नस्ती फाइल 2, ये 2 चीजों पर आप लोग फोकस रहिए कि ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके कार्यालय में होना चाहिए और टाइम टू टाइम इंद्राज आप देखिए इसी इंद्राज पे आ रहे हैं। मान लीजिए जैसे ने सहायक शिक्षक ने क्रमोन्नति भर दिया और 28 में 10 साल हो गया, जो उसके नियम थे उसमें आ गया, सहायक शिक्षक का आदेश निकालेंगे डीओ साहब। ठीक है, डीओ साहब आदेश निकाले, फिर उसकी फिक्सेशन होगा, सर्विस बुक में एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ वो देखें, उसकी कॉपी नस्ती में जाएगी, है ना। फिर पहला फिक्सेशन होने के बाद तुरंत वेतन डीडीओ नहीं देगा, जाएगा फिर कोष लेखा, वही कराएगा डीडीओ। आपको नहीं जाना है कि यहाँ देख रहे हैं कि ना 28 का 30 में मिल रहा है, 2 साल का इतना एरियस आ रहा है, खुदे पढ़ रहे हैं, हम भी चाहेंगे भाई पैसा मुझे मिले, तो डीडीओ कौन जाएगा, उस विभाग का जो शाखा देखता है वो कराएगा। आपका काम है कि सर्विस बुक में एंट्री हुआ कि नहीं हुआ, मेरी द्वितीय कॉपी में है कि नहीं है, साथ में द्वितीय कॉपी में हम नस्ती रखिए ना, डोगरा होते जाओ कौन सा चीज कहाँ रखे हो पता भी तो होना है। अधिकतर कल के दिन ये कब होता है जब नौकरी करने वाले की डेथ हो जाती है, तो बहुत दिक्कत आता है घर वाले, है ना। तो ये सब चीज व्यवस्थित रहे। जो चीज जो मर गया है उसको करवाना चाहिए था, वो घर वाले करवाएंगे। हाँ, ये सब चीज रहेगा तो उसको इजी वे पे मिल जाएगा। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, शायद ये हमारे शिक्षक साथियों को पता नहीं होगा, कोई नहीं जानता, इस बारे में सोचता नहीं है कोई। और जैसे अभी आपने बताया कि उच्च शैक्षणिक योग्यता के लिए अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है विधिवत, क्या इसी प्रकार से अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जैसे टेट हो गया, बीएड हो गया, ये अभी वर्तमान अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत जोड़ा गया है। हाँ। तो ये योग्यता ग्रहण करने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी? नहीं, तो इसके लिए बीएड और डीएड के लिए तो आपको अनुमति लेना पड़ेगा। टेट के लिए तो अभी सूचना के अधिकार से भी आ गया है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है, आप उसके सर्विस बुक पे जोड़ सकते हैं। आ गया रायपुर आदेश पर्पस से अभी डाल दे रहे हैं सबके सब टेट का अनुमति। नहीं, गवर्नमेंट ने उसमें आदेश अब कर दिया, जो मान्य है। जो आपकी योग्यता यदि अनिवार्य कर दी गई है, जिस नियम के अंतर्गत जिस कोई निर्देश जारी करके, तो डेफिनेटली उस योग्यता को पाने के लिए आपको केवल अपने जो नियोक्ता है उसको अवगत कराना पड़ेगा। हाँ, ये है कि इनको 5 या 10% का जो क्राइटेरिया है अनुमति देने का, उससे बाहर रखा जाएगा। अगर वो देना चाहे तो यदि नियम ये बना हुआ है कि आपको बीएड 3 साल में कर लेना है ना, और आपके पास में समय गुजरता जा रहा है और आप बीएड के लिए डालते हैं अनुमति के लिए,
तो डेफिनेटली आपके नियोक्ता को देना ही देना होगा, क्योंकि वो पड़ेगा। आपकी अनिवार्यता है, योग्यता अनिवार्य के में आ गया अंतर्गत है। है। और उस अनिवार्य योग्यता न होने की स्थिति में हो सकता है कि आपकी जो वार्षिक वेतन वृद्धि नियमित तौर पे लगनी है हाँ, वो नहीं लग रही है, लग रही है, उसके लिए भी ठीक है, होगा। तो वित्तीय नुकसान तो हो रहा है। तो ऐसे में नियोक्ता ये निर्णय लेता है कि वो डेफिनेटली आपको ये परमिट वाला करेगा। दिक्कत 2007 में एक बार आ चुका था। उस समय हम लोग भी नौकरी जो शुरुआत की है सहायक शिक्षक से की है, उस समय पद वर्ग 3 बोला जाता था। 2007 में हम लोग 6 में वर्ग 2 बने, जो अब श्रेणी शिक्षक हो गया है। उस समय भी अनिवार्य योग्यता में बीएड डीएड अनिवार्य आ गया था। और गवर्नमेंट से उस समय एक ही संघ हुआ करता था, तो गवर्नमेंट कुछ चीज को सुनती थी, कहती थी। तो उस समय भी हम लोगों ने विभागीय परीक्षा का मांग किया, विभागीय किए, तो इग्नो से डीपीई कराया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट से बात हुई उनकी, और यहाँ जो इग्नो शाखा है, तो प्राय सबको डीपीई की डिग्री मिल गई। उसी प्रकार जैसे अभी हमारे बहुत सारे अनुश्रेणी शिक्षक बीएड नहीं है, डीएड है, वो व्याख्याता में नहीं बन पाए, उसका भी हम लोग मांग अभी किए हुए हैं। और टीटी के लिए भी विभागीय परीक्षा के लिए सहमति उन लोगों की दिख रही है। अब देखिए अब शासन आगे क्या करती बाकी है। कुछ स्टेट्स में तो विभागीय परीक्षा का आदेश भी आ चुका है। आया है पर तो अभी लागू कहीं नहीं है।